नमस्कार। विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर के इन दिनों घमासान मचा हुआ है और हर तरफ मीडिया में ये खबर आ रही है कि इंडिया गठबंधन है जो विपक्षी पार्टियों का, वो चुनाव के पहले बिखर सकता है। उसमें एकजुटता नहीं है, उसमें तालमेल नहीं है, उसके नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। इस तरह की तमाम खबरें आ रही हैं और इसका कारण ये है कि मध्य प्रदेश को लेकर के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच झगड़ा हुआ है। बिहार में नीतीश कुमार ने कांग्रेस की आलोचना की है और उससे पहले कम्युनिस्ट पार्टियों ने अलायंस से मना कर दिया था और आम आदमी पार्टी भी कई राज्यों में चुनाव लड़ रही है, जिन राज्यों में अभी चुनाव हो रहा है। तो इस तरह से देखें, ऊपर से अगर पहली नज़र में देखें तो गठबंधन बिखरा हुआ दिखेगा और जिस तरह की बयानबाजी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच हुई है वो निश्चित रूप से जो अलायंस के नेता हैं उनके लिए चिंता की बात होगी। लेकिन क्या ये हर गठबंधन के साथ नहीं होता है? क्या हर गठबंधन में जहां 10, 20, 25 पार्टियां होती हैं या जहां 30 पार्टियां हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है एनडीए, उसमें 38 पार्टियां हैं, तो क्या उसमें इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं? हर गठबंधन में जहां एक से ज़्यादा पार्टियां होती हैं वहां निश्चित रूप से इस तरह की खींचतान होती है और वो चलती रहती है। जब मौका आता है चुनाव का, उस समय वो गठबंधन कितना मजबूत होता है, किस तरह से उनके बीच सीटों का बंटवारा होता है, किस तरह से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय होता है, किस तरह से साझा प्रचार होता है, इससे पता चलेगा गठबंधन की ताकत और कमजोरी का। अभी के घटनाक्रम से कोई भी निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी और उस निष्कर्ष का गलत साबित हो जाना अवसंभावी होगा। जैसे अभी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है उसमें कितनी बड़ी टूट हो गई। तमिलनाडु की जो सबसे बड़ी पार्टी है अलायंस की और वहाँ की मुख्य विपक्षी पार्टी है अन्ना डीएमके, वो अलग हो गई। उसने बीजेपी को अलग कर दिया और कहा कि हम अब अगले चुनाव के बाद ही तालमेल के बारे में बात करेंगे, उसके पहले यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई तालमेल नहीं होगा। तो ये एक बड़ा घटनाक्रम था, लेकिन इससे एनडीए बिखर गया ये नहीं कहा जा सकता है। इसी तरह की स्थिति आंध्र प्रदेश में है कि बीजेपी टीडीपी के साथ रहेगी या पर्दे के पीछे का तालमेल उसका जारी रहेगा वाईएसआर कांग्रेस के साथ। टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू जेल में हैं, उनकी जमानत नहीं हो रही है। तो ये वहाँ की स्थिति है। पंजाब में अकाली दल के साथ बातचीत हो रही है बीजेपी की, लेकिन बात सिरे नहीं चढ़ रही है। बिहार में दो पार्टियां हैं जो एक ही लोक जनशक्ति पार्टी से अलग होकर के दो धड़े बने हैं और वो दोनों बीजेपी के साथ हैं, लेकिन उन दोनों के बीच इतनी लड़ाई है जिसकी कोई मिसाल नहीं हो सकती है। तो ये उस एनडीए में भी जो दूसरा बीजेपी का गठबंधन है उसमें भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और वैसी ही चीज़ें कांग्रेस का जो गठबंधन है, जिसको विपक्ष का गठबंधन इंडिया जिसका नाम है, उसमें भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो उसी नज़रिए से इसको देखने की ज़रूरत है। ये एक तरह की दबाव की राजनीति है जो समाजवादी पार्टी कर रही है, जो आम आदमी पार्टी कर रही है या जो जनता दल यू ने बिहार में किया है। समाजवादी पार्टी की बात थोड़ी आगे इसलिए चली गई क्योंकि उसके नेता जो हैं वो अचानक बहुत आहत हो गए एक दो बयानों से, और वो भी बयान थे मध्य प्रदेश में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के कमलनाथ के और उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं अजय राय, उनका बयान था। और उन दोनों के बयान से पार्टी इतनी आहत हो गई कि सीधे राहुल गांधी को अटैक करना शुरू कर दिया और ऐसी ऐसी टिप्पणियां कांग्रेस के ऊपर की समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, जो अपोजिशन की जो मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी है कांग्रेस की, बीजेपी, उसके भी नेता नहीं करते हैं। लेकिन इसका कारण मध्य प्रदेश नहीं था। ये विवाद तो शुरू हुआ था मध्य प्रदेश को लेकर के, लेकिन कारण असली मध्य प्रदेश नहीं है। अखिलेश यादव ने, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस विवाद की शुरुआत की और कहा कि मध्य प्रदेश में अगर उनको पता होता कि कांग्रेस कुछ नहीं देने वाली है या कोई बातचीत का असर नहीं होने वाला है तो वो बातचीत के लिए नहीं जाते या अपने लोगों को नहीं भेजते। अब सवाल है कि अखिलेश यादव क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के लिए 18 सीट छोड़ दे या 6 सीट छोड़ दे। ये उन्होंने पहले ही, समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर अपने कैंडिडेट अनाउंस कर दिए थे और कांग्रेस की तरफ से जब ये कहा गया कि उसमें कंसीडर करें, वो सीटें बदलनी पड़ेंगी और कम करनी पड़ेंगी, तो इसके लिए पार्टी तैयार नहीं हो रही थी। फिर कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से तमाम सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा शुरू कर दी और उसी के साथ साथ समाजवादी पार्टी ने भी घोषणा शुरू कर दी। 6, 18 और अब 33 पार्टियों, अब 33 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस के खिलाफ समाजवादी पार्टी के भी उम्मीदवार हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी मुकाबला बहुत नज़दीकी होता है। पिछली बार भी 1% से कम का फर्क था और बीजेपी की 9 सीटें कम थी कांग्रेस से, लेकिन वोट उसका 1% के करीब ज़्यादा था। तो इतना ही नज़दीकी मुकाबला इस बार भी है। 1-2% के वोट के इधर उधर से नतीजे बदल सकते हैं और अगर 20-25 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार 4000-5000 वोट काटते हैं तो मध्य प्रदेश के चुनाव में बड़ा अंतर आ जाएगा।
मध्य प्रदेश में पिछले चुनाव में 2018 के चुनाव में 84 सीटें ऐसी थी जिनका फैसला 10,000 के से कम वोट से हुआ था। उसमें 44 सीटें बीजेपी ने जीती थी और 40 कांग्रेस ने जीती थी। तो वो उस लिहाज से समाजवादी पार्टी जो कर रही है वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाला है। तो ये भी संभव है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना चाहती हो, ताकि कांग्रेस, जब लोकसभा चुनाव के लिए मोल भाव की बात है, सीटों के बंटवारे की बात है, तो कांग्रेस बहुत मजबूती से अपनी बात न रख सके। और यही कारण है कि कांग्रेस ने दूसरी ओर, कांग्रेस का जो आइडिया है, कांग्रेस को लग रहा है कि वो इन 5 राज्यों में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, तो इसलिए वो सीट बंटवारा नहीं करना चाह रही है चुनावों के पहले। और यही कारण है कि अभी विपक्षी गठबंधन की कोई बैठक नहीं हो रही है, कोऑर्डिनेशन कमेटी की कोई बैठक नहीं हो रही है और सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस अभी नहीं चाहती है। उसको लगता है कि 5 राज्यों में अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद अगर सीट बंटवारा करते हैं तो कांग्रेस को बेहतर डील मिलेगी, उसको ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं। तो हम बात ये कर रहे थे कि जो मध्य प्रदेश से विवाद शुरू हुआ समाजवादी पार्टी का, उसकी जड़ उत्तर प्रदेश में है। अभी पिछले दिनों कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अपना प्रदेश अध्यक्ष बदला और बृजलाल खाबरी की जगह अजय राय को अध्यक्ष बनाया। उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरों में से एक है इमरान मसूद, उनकी घर वापसी कराई, वो कांग्रेस में वापस लौटे और उन्होंने कहा कि अब कब्र में जाने तक कांग्रेस में ही रहेंगे। तो ये जो, और कर्नाटक के चुनाव के बाद मुस्लिम मतदाताओं का एक रुझान कांग्रेस की तरफ दिख भी रहा है। तो ये जो कांग्रेस अभी पॉलिटिक्स कर रही है, दलित नेता बृजलाल खाबरी को हटा करके अगला अध्यक्ष बनाने का एक मैसेज कांग्रेस ने दिया बहुजन समाज पार्टी को। ये कांग्रेस और बीएसपी के बीच तालमेल की भी बात चल रही है। तो ये सब चीज़ें अखिलेश यादव को और समाजवादी पार्टी को हर्ट कर रही है कि कांग्रेस इंडिपेंडेंटली अपनी मजबूत होने की पॉलिटिक्स कर रही है उत्तर प्रदेश में। कहाँ तो जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो 2-4 सीटों की पार्टी मान रहे थे कि अलायंस होता है तो 2, 4, 5, 6 इस तरह की कुछ सीटें कांग्रेस को दे करके और उसको निपटाएंगे। और कांग्रेस इस तरह की पॉलिटिक्स कर रही है, एक मजबूत नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, बीएसपी से बातचीत कर रही है, एक मजबूत मुस्लिम नेता की उन्होंने घर वापसी कराई है। तो ये सब जो स्ट्रेटेजी है कांग्रेस की, वो हर्ट कर रही है समाजवादी पार्टी को। तो इसकी खुन्नस मध्य प्रदेश के बहाने निकाली जा रही है, जिसमें अखिलेश यादव ने आगे बढ़ के कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को चिरकुट नेता कहा और उनकी पार्टी के एक दूसरे नेता, उनके चाचा हैं राम गोपाल यादव, उन्होंने कमलनाथ को छुटभैया नेता कहा। अब ये लंबी बहस का विषय हो जाएगा, चर्चा का विषय हो जाएगा कि कौन छुटभैया नेता है या कौन चिरकुट है। ये पॉलिटिक्स में इस तरह की बातें किसी को नहीं करनी चाहिए है, और ख़ासतौर से ऐसे लोगों को जिनकी उनको अपनी वक्त अपनी हैसियत का अंदाज़ा लगा करके इस तरह के बयान देने चाहिए। कमलनाथ 1980 के दशक से भारत की राजनीति में बहुत सक्रिय रहे हैं और बड़े नेता रहे हैं। वो कई बार केंद्र में मंत्री रहे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं अभी, और उन्होंने एक बड़ा आर्थिक साम्राज्य भी अपना खड़ा किया, बड़ा बिजनेस का साम्राज्य खड़ा किया है। और ये सब अपने दम पर किया है उन्होंने, अपने बड़े भाई की मेहनत से उनको कुछ नहीं मिला है। तो ये इस तरह की चीज़ें बोलने के पहले, लेकिन वो खुन्नस थी उत्तर प्रदेश की, जो राम गोपाल यादव ने भी निकाली और अखिलेश यादव ने भी निकाली। जहाँ तक बिहार की बात है तो नीतीश कुमार दोनों नावों पर सवारी करते रहना चाहते हैं। वो कभी बीजेपी की तरफ फिलर भेजते हैं, बीजेपी की तारीफ करते हैं, बीजेपी के नेताओं की तारीफ करते हैं, और उसके अगले ही दिन फिर राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं लालू यादव के घर पहुंच जाते हैं, तेजस्वी यादव को अपना वारिस बताते हैं, उनको भविष्य बताते हैं। तो ये दोनों काम एक साथ वो कर रहे होते हैं। इसी क्रम में उन्होंने ये बात उस दिन 2-3 दिन पहले मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में कह दी, राष्ट्रपति की मौजूदगी में। राष्ट्रपति वहाँ थी, पहला दीक्षांत समारोह था, और वहाँ नीतीश कुमार ने खूब राजनीतिक बातें की। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं से उनकी दोस्ती कभी खत्म नहीं हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की जो सरकार थी मनमोहन सिंह की, वो उनकी बात नहीं सुनती थी, और 2014 में जो सरकार बनी उसने उनकी बात सुन ली। हालांकि केंद्रीय विश्वविद्यालय जो 2 बिहार में बने हैं, इन दोनों की मंजूरी 2012 में, जब कपिल सिब्बल मानव संसाधन विकास मंत्री थे, उसी समय हो गई थी। उन्हीं के समय ये मंजूरी मिल गई थी, और ये भी तय हो गया था कि एक गया में बनेगा और दूसरा मोतिहारी में बनेगा। गया वाले की पहले संसद से उसका बिल पास हुआ, और मोतिहारी वाला बिल जरूर दिसंबर 2014 में पास हुआ, जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई थी, लेकिन मंजूरी 2012 में ही हो गई थी इसकी। फिर भी नीतीश कुमार ने कांग्रेस की आलोचना का एक बहाना खोज करके कांग्रेस को अटैक किया। तो उसका मकसद ये था उनका, उन्होंने पहले तो एक आरजेडी और कांग्रेस दोनों के नेताओं में एक भय बनाया, एक मैसेज दिया कि उनके पास बीजेपी का ऑप्शन हमेशा खुला हुआ है और वो बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं। और दूसरा, जो बीजेपी का हार्डकोर मतदाता है, उसको भी नीतीश कुमार ने एक मैसेज दिया कि जरूरत पड़ने पर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जा सकते हैं।
तो इस होशियारी का जो ये तरीका है नीतीश कुमार की राजनीति करने का, वो ये है कि दोनों तरफ के मतदाताओं को कि में एक मैसेज बना के रखो, दोनों तरफ के नेताओं में भी एक मैसेज बना के रखो कि जब चाहे इधर चले जाएंगे, जब चाहे उधर चले जाएंगे, और मतदाता भी कंफ्यूज रहे। वोट डालने के समय कोई भी, किसी का भी पार्टी का कोर मतदाता वो इनको हरवाने के लिए वोट न करे। आरजेडी के मतदाताओं में ये मैसेज हो कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे नीतीश कुमार, उनको गद्दी सौंपने वाले हैं, इसलिए वो नीतीश के उम्मीदवारों को वोट दें। और बीजेपी के हार्डकोर मतदाता में एक मैसेज हो कि अगर जरूरत पड़ेगी तो नीतीश कुमार बीजेपी के भी साथ जा सकते हैं। तो ये दोनों पॉलिटिकल मैसेज था उनका, दोनों पार्टियों के लिए था और मतदाताओं के लिए भी था। और एक खुन्नस जो उनको मन में थी वो ये थी कि उनकी पहल पर इंडिया का गठन हुआ है, जो विपक्षी पार्टियों का गठबंधन है, इसकी पहल वो की थी, वो उन्होंने की थी, वो प्राइम मूवर थे। उन्होंने सारी पार्टियों को इकट्ठा किया और जून में पहली बैठक पटना में हुई थी। तो ये उनको लग रहा था कि संयोजक बना दिया जाएगा और विपक्षी गठबंधन के वो समन्वयक हो जाएंगे। लेकिन 3 बैठक हो जाने के बाद अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ है। 4 महीने से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद अभी उनके बारे में उनको संयोजक बनाने का फैसला नहीं हुआ है। तो इसकी एक खुन्नस भी थी जो उन्होंने कांग्रेस को अटैक करके बीजेपी के साथ प्रेम दिखा करके बताया। और अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश की राजनीति की वजह से वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी से लड़ते रहे। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सब जगह चुनाव में उतारे जा रहे हैं, लेकिन उसका कोई ज़्यादा असर नहीं होगा, जैसा कर्नाटक में नहीं हुआ या हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ। लेकिन इस आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि अपोजिशन का अलायंस जो है वो बना और बिगड़ भी गया। 3 ही बैठक हुई, उसके बाद बिगड़ गया। असली इसकी परीक्षा 3 दिसंबर के बाद होगी, जब चुनाव के नतीजे आएंगे और फिर अगली बैठक होगी, अपोजिशन अलायंस की सीट बंटवारे की बात होगी, कांग्रेस किस तरह का परफॉर्म करती है और उस परफॉर्मेंस के आधार पर अपोजिशन की पार्टीज के साथ कांग्रेस का क्या बिहेवियर होता है। इससे तय होगा कि गठबंधन की आगे की तस्वीर क्या होगी, उसकी रूपरेखा क्या होगी, उसकी दशा दिशा क्या होगी। धन्यवाद।